ज़ीक ड्रेकर से मिलिए। वह ड्रेकर हाउसहोल्ड में पैदा हुआ था, एक ऐसा परिवार जो लेजेंडरी ड्रैगन स्लेयर्स का है। लेकिन इससे पहले कि ज़ीक अपने फैमिली टाइटल को शो ऑफ करता, उसके परिवार ने उसे अनफिट समझा। उन्हें एक सोर्ड्समैन चाहिए था, लेकिन ज़ीक एक कर्स्ड हीलर निकला, ऐसा लड़का जिसकी कोई परवाह नहीं करता था। पावर की तलाश में ज़ीक कॉन्टिनेंट्स में घूमता रहा और आखिरकार एक एंशिएंट रेलिक तक पहुंचा, एक ऐसा खजाना जो खुद एम्परर की भी चाहत था। लेकिन आखिर में एम्परर के भेजे हुए सोल्जर्स ने उसे पकड़ लिया। उसकी इंजरीज इतनी सीरियस थीं कि उसकी हीलिंग मैजिक भी काम नहीं आई। लेकिन किस्मत में कुछ और ही लिखा था। उस एंशिएंट रेलिक ने एक अपग्रेड सिस्टम ट्रिगर किया जो उसे एक छोटी उम्र में वापस ले गया। इस नए एंशिएंट पावर के साथ उसका असली सफ़र ड्रेकर हाउसहोल्ड के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन द क्रेडल में शुरू हुआ। ज़ीक की कहानी में घुसने से पहले उसके परिवार का बैकग्राउंड समझना ज़रूरी है। ड्रेकर फैमिली 3 ग्रेट ट्रांसेंडेंट हाउसहोल्ड्स में से एक है। यह शोहरत उनके एंसेस्टर तेरान ड्रेकर की वजह से है। वह हीरो जिसने हजारों साल पहले इविल ड्रैगन बहामुट को हराकर दुनिया को बचाया था। तेरान की जीत ने ड्रेकर हाउसहोल्ड की शोहरत की बुनियाद रखी। शायद अपने लिनिएज की वजह से ड्रेकर ब्लडलाइन के हर डिसेंडेंट को ऑरा का ब्लेसिंग मिला है, जिससे वे आसानी से हाई लेवल ऑरा अनलॉक कर सकते हैं और नाइट्स की तरह पावरफुल बन सकते हैं। लेकिन ज़ीक के आने तक सब ठीक था। अपने एंसेस्टर्स से अलग वह ऑरा यूज़ करने की एबिलिटी के बिना पैदा हुआ, एक ऐसी कमी जिसने उसे अपने ही परिवार में यूजलेस बना दिया। रेग्रेस होने के बाद ज़ीक अपने बेड पर आराम कर रहा है, बिल्कुल केयरफ्री। तभी सिस्टम विंडो उसे चौंका देती है। वह तुरंत हाई अलर्ट पर चला जाता है और ध्यान से सुनने लगता है। लेकिन रूम को स्कैन करने के बाद जब कोई नहीं मिलता तो वह सोचता है कि शायद उसने बस इमेजिन किया है। लेकिन फिर और कुछ सिस्टम विंडोज़ खुलती है। इन सिस्टम विंडोज़ में से एक विंडो सबसे इंटरेस्टिंग डिटेल देती है। यह अनाउंस करती है कि ज़ीक की सोल ने एल्डर ड्रैगन की विल रिसीव की है और वह पूरी तरह से उसकी सोल का हिस्सा बन गई है। जल्द ही ज़ीक को सिस्टम के एक हिस्से पर अथॉरिटी भी मिल जाती है। एक्टिवेशन कंप्लीट होते ही उसकी आईसाइट सिस्टम विंडोज़ से भर जाती है। पहली विंडो उसके ओवरऑल स्टैट्स दिखाती है, उसकी क्लास, स्किल्स और एक यूनिक स्किल कैटेगरी जिसे ड्रैकोनियन स्किल कहते हैं। यह स्किल सिर्फ तब अनलॉक होगी जब वह 10 पॉइंट्स जमा करेगा, लेकिन अभी उसके कारमा पॉइंट्स 0 हैं। क्यूरियस होकर वह सिस्टम के साथ खेलना शुरू करता है और जल्द ही उसे यूज़ करने का तरीका समझ जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन स्टेटस विंडो में दिखाए गए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उसका क्लास स्किल है। उसकी क्यूरियोसिटी की वजह यह है कि क्लास स्किल्स यह शब्द ड्रैकोनिक लैंग्वेज का है जो इस ज़माने में यूज़ नहीं होता। उसने अपने मास्टर से इसके बारे में सुना था। उसके मास्टर के मुताबिक एंशिएंट वर्ल्ड के लोग अपने स्ट्रेंथ्स के हिसाब से क्लासिफाई होते थे। हर क्लास के पास स्पेशलाइज्ड टेक्निक्स होते थे जो स्किल्स कहलाते थे। ज़ीक की क्लास हीलर है, इसलिए उसकी स्किल हीलिंग है। ज़ीक के अवेकन होने के बाद उसका मास्टर, जो एक महिला थी, उसे इतनी कठोर ट्रेनिंग देती है कि वह मौत के दरवाजे तक पहुंच जाता है। उसकी ट्रेनिंग मेथड्स हटकर थीं और उसे अभी भी वह अनबेरेबल पेन याद है जो उसने उस पर डाला था ताकि वह उसे हील कर सके। किसी भी हाल में ज़ीक डिसाइड करता है कि वह वेरीफाई करे कि क्या वह सच में एक हीलर है जैसे सिस्टम बता रहा है। जब वह अपनी पावर्स एक्टिवेट करता है तो उसे एहसास होता है कि वह सच में एक हीलर है। वह शॉक्ड रह जाता है क्योंकि अपनी पास्ट लाइफ में वह 20s में हीलर बना था, तब उसकी ईथर हॉल अनलॉक हुई थी क्योंकि वह अपनी हीलिंग एबिलिटी का यूज़ नहीं कर सकता बिना ईथर हॉल के। इसका मतलब है कि उसकी ईथर हॉल पहले ही अनलॉक हो चुकी है और यह एक अच्छी खबर है। न सिर्फ वह अपनी सारी मेमोरीज के साथ पास्ट में वापस आया है, बल्कि उसके स्किल्स भी साथ आए हैं और यह उसे और भी एडवांटेजस पोजीशन में डाल देता है। वह डिसाइड करता है कि वह सिस्टम को और एक्सप्लोर करेगा ताकि वह जान सके कि और क्या सरप्राइजेस हैं। किसी ने उसका नाम पुकारा और दरवाज़ा खटखटाया। तुरंत वह सिस्टम विंडोज़ को साइड में पुश करने की कोशिश करता है ताकि कोई ना देख सके, लेकिन इम्पेशेंट विजिटर बिना रिस्पॉन्स का इंतज़ार किए ही रूम में घुस जाता है। जो लड़का अंदर आया है वह ज़ीक का एक्सक्लूसिव सर्वेंट डेकर है। जाहिर है वह यह चेक करने आया है कि क्या उसका यंग मास्टर आने वाले इवेंट के लिए तैयार है। बिल्कुल, ज़ीक को कोई आइडिया नहीं है कि उसे किस चीज़ के लिए तैयार होना है। यंग मास्टर का इस स्पेशल दिन को भूल जाना इस बटलर को और भी गुस्सा दिला रहा है। दूसरी तरफ ज़ीक को याद आता है कि अपनी पास्ट लाइफ में भी वह हमेशा डेकर से डरता था। चाहे उसका दिमाग 32 साल के इंसान का है, लेकिन उसका सबकॉन्शियस इस बॉडी में भरी हुई डर को नहीं हटा सकता। तभी एक क्लास स्किल एक्टिवेट होती है, कंपोज्ड माइंड। तुरंत ज़ीक का कांपना और उसके चेहरे का डर बिल्कुल गायब हो जाता है। कंपोज्ड माइंड एक ऐसी स्किल है जो यूज़र के मेंटल स्टेट को हर हाल में काम और कंपोज्ड रखती है, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो। ज़ीक को यह काफ़ी आसान लगता है क्योंकि यह खुद ही एक्टिवेट हो सकती है। इसी बीच बटलर अपने आप को रिपीट कर रहा है,
अपने यंग मास्टर को आने वाले इवेंट की इम्पोर्टेंस याद दिलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जीक तुरंत रिस्पॉन्ड नहीं करता। बटलर के बहुत इंसिस्ट करने के बाद जीक आखिरकार ध्यान देने लगता है और एडमिट करता है कि उसे याद है, उसे क्लियरली याद है कि इवैल्यूएशन टेस्ट, जो पैंक्रेशन के नाम से जाना जाता है, क्या होता है। पैंक्रेशन को समझने के लिए थोड़ा कॉन्टेक्स्ट की ज़रूरत है। सब एक ट्रेनिंग सिस्टम से गुजरते हैं जिसे द क्रेडल कहते हैं। यह ट्रेनिंग 7 साल की उम्र से शुरू होती है और 5 साल तक चलती है। हर साल इंस्ट्रक्टर्स आने वाले हर स्टूडेंट की इवैल्यूएशन करते हैं, सोर्ड्समैनशिप और कॉम्बैट के थ्रू। स्पेसिफिकली पैंक्रेशन एक नो होल्ड्स बार्ड कॉम्बैट है जिसमें कोई रूल्स नहीं होते। ओपोनेंट्स टिपिकली इंस्ट्रक्टर्स के द्वारा चूज़ किए जाते हैं, लेकिन कभी कभी स्टूडेंट्स अपने एडवर्सरीज खुद चूज़ कर सकते हैं अगर दोनों पार्टीज अग्री करें। क्योंकि कोई रूल्स नहीं होते, इंजरीज कॉमन होते हैं और कभी कभी स्टूडेंट्स जिंदा भी नहीं बचते। लेकिन क्योंकि यह कंपटीशन डिसाइड करता है कि स्टूडेंट्स एकेडमी में किस क्लास में प्लेस होंगे, बच्चों को अपनी पूरी स्ट्रेंथ से लड़ना पड़ता है। पैंक्रेशन का दिन आखिरकार आ जाता है और स्टूडेंट्स एम्फी थिएटर में इकट्ठे होते हैं। सबके बीच में इंस्ट्रक्टर खड़ा होता है और सबको याद दिलाता है कि आज पैंक्रेशन का दिन है। यह उनके इवैल्यूएशन का फाइनल पार्ट है। सभी स्टूडेंट्स इंस्ट्रक्टर की बात को ध्यान से सुनते हैं और उनका एंथुजियाज्म देखकर इंस्ट्रक्टर भी खुश होता है। यह आदमी असल में हेड इंस्ट्रक्टर पानेम मार्क है और बिना किसी देरी के वह चीज़ें शुरू करने का फैसला करता है। क्राउड में स्टूडेंट्स जीक को उनके बीच खड़े हुए नोटिस करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को हंसी आती है कि जीक फिर से यहाँ है। उसकी पिछले साल की ह्यूमिलिएशन के बाद 2 स्टूडेंट्स के बीच ड्यूएल शुरू होता है और एक स्टूडेंट एरन ड्यूएल के शुरू होने से पहले ही खत्म कर देता है। एक अपरकट से अपने ओपोनेंट को नॉकआउट कर देता है। लेकिन जब दूसरे स्टूडेंट्स इस क्विक फाइट को फैसिनेटिंग समझते हैं, जीक बिल्कुल इम्प्रेस नहीं होता। उसे याद है कि जब वह छोटा था तो ऐसे फाइट से डरता था, लेकिन अपनी पास्ट लाइफ में जो उसने फेस किया उसके सामने यह कुछ भी नहीं है। जीक अपनी बारी का इंतजार करता है। एक और स्टूडेंट लियोन कॉनराड वेट कर रहा है कि वह जीक के साथ ड्यूएल करे। आखिरकार जीक की बारी आती है और उसका ओपोनेंट कोई और नहीं बल्कि लियोन ही है। जब जीक अपनी थकी हुई आंखों को रगड़ रहा होता है, लियोन जीक को पिछले साल की ह्यूमिलिएशन याद दिलाता है। बिल्कुल, जीक उसे भूला नहीं है। उसे क्लियरली याद है कि कैसे उसने लियोन से माफ़ी मांगी थी। वह मेमोरीज पेनफुल है, लेकिन अब वह पास्ट में है। लियोन हमेशा से जीके का ओपोनेंट रहा है और जीक उसे अच्छी तरह जानता है। कैसे वह एक डर्टी प्लेयर है और किस तरह के बेकार फैमिली से आता है। जीके के लिए एक काटने वाला कुत्ता भी लियोन से बेहतर है। अपनी पास्ट लाइफ में जीक कभी अपने 4 सौतेले भाई बहनों से नहीं मिला, लेकिन उसके कई कजन्स थे और उनमें से कई उसे बुली करने के लिए तैयार थे। अचानक लियोन जीक को फिर से याद दिलाने की कोशिश करता है कि कैसे उसने उसे पिछले साल बर्बाद किया था। वह जीक से पूछता है कि क्या इतनी ह्यूमिलिएशन काफ़ी नहीं थी कि वह पैंक्रेशन में पार्टिसिपेट न करे। लियोन उसे बहुत बातें सुनाता है, लेकिन जीक क्यूकम्बर की तरह कूल रहता है और यह सब उसकी कंपोज्ड माइंड एबिलिटी की वजह से है। चाहे जीक काम है, लेकिन उसकी पेशेंस की भी एक लिमिट है। वह किसी को अपने बारे में बकवास करते हुए नहीं देख सकता। जीक का रिस्पॉन्स इस बास्टर्ड को और ट्रिगर करता है और इस बार लियोन जीक के सर को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी फूलिश मूव का रिजल्ट सिर्फ एक सॉलिड पंच है जो उसे दूर तक उड़ा देता है। यह ब्रूटल पंच जीक की क्रिटिकल स्ट्राइक स्किल की वजह से पॉसिबल हुआ। यह एबिलिटी ओपोनेंट को सिग्निफिकेंट डैमेज पहुंचाती है और अगर अटैक फेल हो तो काउंटर का रिस्क होता है। खुशकिस्मती से जीक का पंच परफेक्ट लगा और काउंटर अटैक का कोई मौका नहीं छोड़ा। दूसरी तरफ वह बास्टर्ड अपने चेहरे को दबाते हुए दर्द से तड़प रहा है। जीक सोचता है कि उसका मकसद सिर्फ उसे नॉकआउट करना था, लेकिन एबिलिटी एक्टिवेट हो गई। इंस्ट्रक्टर तुरंत इंजर्ड ब्रैट की देखभाल करने आता है और जीक को डांट लगाता है कि उसने मैच शुरू होने से पहले ही अटैक क्यों किया। लेकिन जीक सोचता है कि जब वह ऑलरेडी अरीना में खड़े हैं तो किसी के कमांड का इंतज़ार क्यों करें। पहले स्ट्राइक करने वाले को एडवांटेज मिलता है, इसलिए उसने यह मौका हाथ से जाने नहीं दिया। यह कहते वक्त उसकी किलर इंटेंट इतनी है कि इंस्ट्रक्टर भी कांपने लगता है। वहीं लियोन इंस्ट्रक्टर को अश्योर करता है कि सब फेयर है और बैटल शुरू करने को कहता है। अगर वह इस वक्त पीछे हटा तो यह उसके लिए बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग होगा। इंस्ट्रक्टर के सिग्नल मिलते ही लियोन तेजी से जीक की तरफ दौड़ता है, लेकिन उसकी इस जल्दबाजी का रिजल्ट एक और पंच है जो सीधे उसके चेहरे पर लगता है। हैरानी की बात है कि यह पंच बिल्कुल दर्द नहीं देता। लियोन पहले पंच का दर्द याद करके डर गया था, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि यह पंच बिल्कुल दर्द नहीं दे रहा तो उसका फूलिश कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। वह सोचता है कि अगर वह डिफेंसिव पोजीशन में रहे तो जीक उसके लिए कोई थ्रेट नहीं होगा। लियोन तुरंत नोटिस करता है कि जीक अपने लेफ्ट हैंड से काउंटर अटैक कर रहा है, इसलिए वह नीचे झुक जाता है। इस क्रिटिकल मोमेंट में वह जीक की वल्नरेबिलिटी का फ़ायदा उठाता है और उसे पकड़कर ज़मीन पर धकेलने की कोशिश करता है।
लेकिन अचानक लियोन को इतनी तेजी से हिट मिलता है कि हमें भी नहीं दिखा कि क्या हुआ। वह पत्ते की तरह कांपने लगता है। इंस्ट्रक्टर भी कंप्लीटली बॉगल्ड है। वह समझ नहीं पा रहा कि उसने अभी एक 12 साल के बच्चे को वह स्लिक मूव करते हुए देखा है। जब लियोन ने जीक के काउंटर को डॉज किया और उसे नीचे धकेलने की कोशिश की, इंस्ट्रक्टर को यकीन था कि लियोन जीत जाएगा, लेकिन जीक ने लियोन की चिन पर पंच मारा और उसकी ग्रिप से बच गया। लियोन की गलती है कि उसने अपना गार्ड नीचे कर लिया, या सोचकर कि उसने जीक को पकड़ लिया है, लेकिन जीक च्यूकम्बर की तरह कूल रहता है। इस एग्जैक्ट और इफेक्टिव डैमेज के लिए जो कॉन्सेंट्रेशन और प्रिसीजन चाहिए वह एक फीट है। इंस्ट्रक्टर सोच रहा है कि क्या यह सच में वही जीक ड्रेकर है जिसे वह जानता था। दूसरी तरफ वह ब्रैटी बास्टर्ड उस ब्रूटल पंच के बाद बिल्कुल बिखर गया है। उसका दिमाग स्क्रैम्बल्ड है और रिएक्ट करने से पहले ही उसे एक और ब्लो मिलता है जो उसे ट्रिप कर देता है, लेकिन वह जल्दी से स्टेडी हो जाता है और अपने पंच से रिटेलिएट करता है। इस क्रिटिकल मोमेंट पर जीक की एक और क्लास स्किल ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होती है, हाइटेंड सेंस। यह स्किल थोड़ी देर के लिए उसकी परसेप्शन को बढ़ा देती है। इस स्किल की मदद से जीक पंच को 960 फ्रेम्स पर सेकंड में स्लो मो में देख सकता है, जिससे उसे डॉज करना आसान हो जाता है। पंच के गुजरने के बाद जीक लियोन की आर्म को पकड़ता है और उसे ज़मीन पर गिरा देता है। अटैक इतना पावरफुल होता है कि ज़मीन के नीचे का हिस्सा भी टूट जाता है। एक और स्किल एक्टिवेट होती है, प्रिसाइज स्टैब, जो जीक को लियोन के वीक पॉइंट्स को टारगेट करने में मदद करती है ताकि क्रिटिकल डैमेज हो सके। लियोन को ज़मीन पर पिन करने के बाद जीक पंच करने के लिए तैयार हो जाता है। बेचारा लियोन उसे रुकने की भीख मांगता है, लेकिन जीक फिर भी पंच मारता है जो सीधे उसके चेहरे पर लगता है। इस बेरहमी से इंस्ट्रक्टर के साथ साथ देखने वाले लोग भी सरप्राइज हो जाते हैं। फाइनल हिट बहुत सेटिस्फाइंग लगता है और इस छोटे से बैटल के बाद जीके को एक सुकून का एहसास होता है। वह खुश है कि इस शो के बाद उसके दूसरे कजिन्स भी उसे परेशान करने से पहले 2 बार सोचेंगे, लेकिन अगर वह कुछ भी करने की हिम्मत करेंगे तो जीक उन्हें हमेशा के लिए चुप करवा देगा। लेकिन लगता है कि यह सब इन बास्टर्ड्स में डर पैदा करने के लिए काफ़ी नहीं था। एक बेवकूफ़ जेकेन जीक को चैलेंज करता है और उसे अपना पैंक्रेशन ओपोनेंट चूज़ करता है। जीक को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसे लगता है कि अगर जेकेन अकेला आएगा तो वह बोर हो जाएगा, इसलिए वह जेकेन को सुझाव देता है कि वह कुछ और स्टूडेंट्स को साथ ले आए ताकि चीज़ें और इंटरेस्टिंग हो जाएं। जीक एक और स्टूडेंट लियम स्टोन को कॉल करता है और सजेस्ट करता है कि वह जेकेन के साथ आए। जाहिर है लियम सिर्फ जेकेन का चमचा है। यह सजेशन जेकेन के लिए एक मुंह पर थप्पड़ जैसा है। यह आइडिया कि उसे जीक जैसे वीक से लड़ने के लिए किसी की मदद की ज़रूरत है वह बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन जीक उसके बटन्स पुश करता रहता है जो इस ट्रैश को और गुस्सा दिला देता है। जेकेन अब जीक की कुत्ताई करने का वेट कर रहा है। जब दोनों कंटेस्टेंट्स अरीना में खड़े होते हैं, इंस्ट्रक्टर इस बार जीक को वार्न करता है कि कमांड से पहले मूव न करे, लेकिन लगता है कि जेकेन अपने सर्वेंट को साथ ले आया है जो जीक को और खुश कर देता है। आखिरकार जीक की पास्ट लाइफ में लियम एक एक्सेप्शनल फाइटर की रेपुटेशन रखता था और उसने मर्सेनरी किंग का टाइटल भी हासिल किया था। जेकेन का सर्वेंट होने के नाते लियम क्रेडल एकेडमी में शामिल हुआ था, लेकिन एक दूर का रिश्तेदार होने की वजह से उसकी एजुकेशन को नज़रअंदाज किया गया। उसने हायर एजुकेशन के लिए एकेडमी में एडमिशन लेने की पूरी कोशिश की, लेकिन आखिरकार एक छोटे से नेशन बरान के नाइट ऑर्डर में शामिल हो गया। जब बैरन आखिरकार गिरा तो लियम एक मर्सेनरी बन गया। उस कठिन समय में स्ट्रॉन्ग लोग अपने साथ फॉलोअर्स को अट्रैक्ट करते थे। अपने लंबे कार्यकाल के साथ लियम एक रेड नाइट के रूप में प्रोमिनेंस तक पहुंचा और आखिरकार स्टोन मर्सेनरीज की बुनियाद रखी। उसने 3 सबसे बड़े मर्सेनरी ग्रुप्स को यूनाइट किया और मर्सेनरी किंग का टाइटल हासिल किया। जब एम्पायर ने स्टोन मर्सेनरीज को हायर किया तो लियम कॉन्टिनेंटल वॉर्स में शामिल हुआ, जहां जीक और नॉर्दर्नर्स ने उसे एक पावरफुल एनिमी के रूप में सामना किया। लेकिन इस बार जीक ने अपने लिए एक बिल्कुल अलग फ्यूचर बनाने का फैसला कर लिया है। जब इंस्ट्रक्टर सिग्नल देता है, जेकेन कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ता है और एक पंच मारता है जो हवा के करंट्स को डिस्टर्ब कर देता है, लेकिन जीक बिना देखे उस पंच को पकड़कर ब्लॉक कर देता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। जेकेन तुरंत जीक का हाथ दूर फेंकता है और अपने किक से सामना करता है, लेकिन यह किक उसके लिए बैकफायर हो जाती है। जब उसका किक कनेक्ट होता है तो उसे बहुत दर्द महसूस होता है। पता चलता है कि उसने जीक के स्ट्रॉन्ग बैरियर को हिट किया है जो उसके एल्बो के गिर्द बन गया था और इससे जेकेन की लेग को बहुत डैमेज हुआ है। जब जेकेन अपनी इंजर्ड लेग को देखता है, जीक तुरंत आगे बढ़ता है और अपनी स्किल एक्टिवेट करके पंच मारने के लिए तैयार हो जाता है। बेचारा जेकेन अपने चेहरे को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन जीक का मकसद उसके चेहरे पर पंच मारना नहीं था। जीक उसकी रिब्स पर एक पंच मारता है जो जेकेन को बहुत सारा केचप तोकने पर मजबूर कर देता है। यह ओवर कॉन्फिडेंट बास्टर्ड आखिरकार जमीन पर गिर जाता है। अपना फख्र और बहादुरी खो चुका है। वह गुस्से में अपने साइड किक को जीक को मारने का ऑर्डर देता है। अब जीक का सामना लियम से है और यह बास्टर्ड सीरियस किलिंग वाइब्स दे रहा है।
लियम की लंबी रीच जीक के लिए एक सीरियस डिसएडवांटेज है, इसलिए जीक पहले अटैक करने का फैसला करता है। वह रेडी होता है और स्लैश स्किल का इस्तेमाल करते हुए कुछ पंचेज मारता है। जीक इतनी तेज़ी से मूव करता है कि सिर्फ उसके शैडो दिखाई देते हैं, जो एक के बाद एक पंचेस फेंक रहे हैं। यह स्किल एनिमी की नज़र को पूरी तरह से ख़राब कर देती है। जो लोग पास खड़े देख रहे हैं वह असली डर महसूस कर रहे हैं। जीक का परफॉर्मेंस देखकर वह शॉक्ड हैं। जीक जानता है कि वह क्यूरियस और कंफ्यूज्ड है, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा है। जिस सोसाइटी में सब स्वॉर्ड से लड़ते हैं, एक फाइटर की फिस्ट फाइटिंग टेक्निक देखना एक रेयर बात है, चाहे यह एबिलिटी कितनी ही कमाल की हो। लेकिन यह जीक के बॉडी पर भी बहुत बोझ डालती है। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज लियम का मॉन्स्टरस फिजिक है। वह कोई काउंटर अटैक्स या डॉजेस नहीं कर रहा, बल्कि बस अपने गार्ड के साथ सब कुछ सह रहा है। जीक को पता है कि वह सही डैमेज नहीं कर पा रहा, इसलिए वह एक फाइनल पावरफुल स्ट्राइक की तैयारी करता है, जो लियम के गार्ड को तोड़ने के लिए काफ़ी होगा। लेकिन जब जीक स्ट्राइक करता है, लियम बिना किसी मुश्किल के उस अटैक की दिशा चेंज करके अटैक डॉज कर लेता है। जीक और भी गुस्से में आ जाता है, क्योंकि लियम ने तो ब्लिंक तक नहीं किया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। अगले ही पल लियम मौका पकड़ता है और जीक को हवा में उठाकर ज़मीन पर पटकने की तैयारी करता है। लेकिन जीक ऐसा नहीं होने देता। वह तुरंत लियम के सर पर स्ट्राइक करता है। उसकी क्लास स्किल हाइटेंड सेंस एक्टिवेट हो जाती है और इस एडवांटेज का इस्तेमाल करके वह लियम को डेडली नेक होल्ड में लॉक कर लेता है, जिससे लियम की ऑक्सीजन सप्लाई कट हो जाती है। चाहे लियम का बॉडी कितना भी स्ट्रांग हो, ऑक्सीजन के बिना उसका दिमाग पावरलेस हो जाता है। लेकिन लगता है कि जीक ने खुद को ओवर एस्टिमेट कर लिया। लियम हार नहीं मानता और इसका सामना करता है और एक के बाद एक पावरफुल ब्लोज मारता है। एक के बाद एक पंचेस की वजह से जीक ब्लड तोकने पर मजबूर हो जाता है। लेकिन आखिरकार लियम की बॉडी साथ छोड़ने लगती है। उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है और वह ऑक्सीजन की कमी से बेहोश हो जाता है। लोग बैटल को देखकर हैरान रह जाते हैं, लेकिन उनमें से एक पर्टिकुलर स्टूडेंट है जो परेशान होने की बजाय एक्साइटेड महसूस कर रहे हैं और जीक से लड़ने का इंतजार नहीं कर पा रहा। पैंक्रेशन का दिन खत्म होने के बाद जीक अपने क्वार्टर्स में वापस आता है, जहां उसका सर्वेंट उसका हाल पूछता है। उसने सुना है कि जीक मैचेस में बहुत जख्मी हो गया था। जीक कहता है कि वह बिल्कुल ठीक है, लेकिन बटलर इंसिस्ट करता है कि वह उसकी पल्स चेक करे ताकि वेरीफाई हो सके कि सब कुछ सही है। जीक समझ जाता है कि ओल्ड मैन सिर्फ यह देखना चाहता है कि क्या उसने अपना ऑरा अवेकन कर लिया है। आखिरकार जीक अपना हाथ सर्वेंट की तरफ बढ़ाता है, जो तुरंत ब्लू एनर्जी को उसके हाथ से जीक में भेज देता है। यह ब्लू एनर्जी देखकर जीक रुककर सोचता है कि क्या उसका सर्वेंट सच में एक ब्लू नाइट है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब किसी का ऑरा चेक किया जाता है तो लोग आमतौर पर डांटियन चेक करते हैं। ऑरा को किसी और की बॉडी में डालना अपने आप में मुश्किल है, लेकिन इस ओल्ड मैन का इतना प्रिसाइज कंट्रोल होना बताता है कि वह एक ब्लू नाइट है। जाहिर है सभी नाइट्स एक जैसे नहीं होते। उन्हें उनकी मार्शल प्रावेस टेक्निक्स और ऑरा मैनिपुलेशन प्रोफिशिएंसी के हिसाब से क्लासिफाई किया जाता है। वाइट सोर्ड्समैन नोविस लेवल है और ब्लेसिंग से पहले सभी बच्चे वाइट सोर्ड्समैन होते हैं। येलो सोर्ड्समैन वह लेवल है जो आप तब हासिल करते हैं जब आपका ऑरा अवेकन हो जाता है और आपका डांटियन ओपन हो जाता है। क्रेडल के सभी ट्रेनीज ब्लेसिंग के बाद येलो सोर्ड्समैन बन जाते हैं। जब आप ऑरा को फ्रीली कंट्रोल करना सीख जाते हैं तो आप नाइट का टाइटल हासिल करते हैं। पर्पल नाइट लेवल वह है जब आप अपने सोर्ड को ऑरा से रीइंफोर्स कर सकते हैं, जबकि ब्लू नाइट लेवल वह है जब आप खुद ऑरा ब्लेड बना सकते हैं। इससे आगे वे लोग अपनी लिमिट्स से आगे बढ़ चुके हैं। वे रेड नाइट कहलाते हैं, जैसे मर्सनरी किंग लियम और जीक ने अपनी रिग्रेशन से पहले हासिल किया था। फिर ब्लैक नाइट है, लेकिन पूरे कॉन्टिनेंट में सिर्फ कुछ ही ऐसे मॉन्स्टर्स होते हैं। इस सब के बावजूद जीक सोचता है कि उसका सर्वेंट, जो क्लियरली कमांडर बनने लायक है, कैसे उसका बेबी सिटर बन गया। लेकिन जीक को पूरा यकीन है कि यह आदमी उसकी ईथर का पता नहीं लगा सकता, जो सिर्फ दुनिया के 2 लोग ही यूज़ कर सकते हैं। आखिरकार ओल्ड मैन अपनी एग्जामिनेशन खत्म करता है और एक फर्म टोन में अपने यंग मास्टर से पूछता है कि क्या वह कुछ छुपा रहा है। जीक कूल बने रहता है और ऐसा दिखाता है कि वह कुछ नहीं जानता और बटलर से पूछता है, क्या तुम कुछ जानते हो? बटलर रिपोर्ट करता है कि जीक का रिक्वेस्ट किया हुआ ट्रेनिंग रूम पहले ही तैयार है। जीक इस बात से खुश होकर ओल्ड मैन को आराम करने के लिए भेज देता है। जब जीक अकेला चलता है तो उसे एक डर है कि शायद बटलर को उस पर नज़र रखने के लिए भेजा गया है। इससे बचने के लिए वह फैसला करता है कि बटलर को अपने पास ही रखेगा, ताकि वह उस ओल्ड मैन को मैनिपुलेट कर सके और ज़रूरी इन्फॉर्मेशन निकाल सके। जीक को अभी यह भी समझना है कि किसने बटलर को उस पर नज़र रखने का ऑर्डर दिया है। उसे पता है कि उसकी माँ की तरफ से कोई ऐसा नहीं करेगा, इसलिए यह काम सिर्फ उसके सौतेले भाई बहनों का हो सकता है। जब जीक पर्सनल ट्रेनिंग रूम में एंटर होता है तो वह वहाँ की लग्जरी देखकर दंग रह जाता है। यह उस घर की शान को और भी बढ़ा देता है। ट्रेनिंग शुरू करने से पहले वह सिस्टम को चेक करने का फैसला करता है। सिस्टम पैनल उसके सामने आता है और वह देखता है कि उसकी स्लैश स्किल प्रोफिशिएंसी 10% तक पहुंच चुकी है।
उसे समझ नहीं आता कि यह कैसे हुआ, लेकिन वह अंदाज़ा लगाता है कि शायद स्किल्स को बार बार यूज़ करने से वे लेवल अप हो जाती है। स्लैश स्किल नेचुरली एक्टिवेट होती है उसके एक्शंस के हिसाब से और उसे कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं है। वह समझ पाता है कि अगर वह कुछ नया सीखेगा तो वह भी यहाँ स्किल के रूप में ऐड हो सकता है। वह अभी भी कंफ्यूज्ड है कि स्किल और क्लास स्किल में क्या फ़र्क है, लेकिन वह देखता है कि दोनों एक ही तरह एक्टिवेट होते हैं। आखिर में ड्रैकोनियन स्किल है, लेकिन वह अभी यूज़ नहीं की जा सकती क्योंकि इसे अनलॉक करने के लिए 10 पॉइंट्स चाहिए। वह उस ऑप्शन को प्रेस करता है और नेक्स्ट सिस्टम विंडो उसे बताती है कि वह मॉन्स्टर्स को मारकर कर्मा पॉइंट्स हासिल कर सकता है, जो अभी उसके पास 0 हैं। मॉन्स्टर्स की बात करें तो जीक सोचता है कि डंजन्स में बहुत सारे मॉन्स्टर्स होते हैं, लेकिन